नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं OAuth टॉप 10 की 7th कैटेगरी के बारे में, जो कि है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे हम XSS भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि XSS क्या होता है, XSS कैसे परफॉर्म होता है, XSS कहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और साथ साथ में उसका रेमिडिएशन क्या होता है, यानी कि हम उसे रेमिडिएट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि XSS होता क्या है, यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी होती क्या है और वो कहाँ पे अराइज होती है, कहाँ पे हम उसे ढूंढ सकते हैं। XSS दरअसल एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कि क्लाइंट साइड परफॉर्म होती है, ना कि सर्वर साइड। यानी कि कोई सर्वर के ऊपर, वेब एप्लीकेशन के सर्वर के ऊपर या फिर कोई वेब एप्लीकेशन के ऊपर ये परफॉर्म नहीं होती है, बल्कि ये परफॉर्म होती है क्लाइंट के साइड। यानी कि जो भी अटैकर है वो अपने टारगेट के ब्राउजर के ऊपर इस वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म करता है, इसको अटैक करता है, और इसकी वजह से ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी होती है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी अराइज क्यों होती है? तो वो अराइज इसलिए होती है कि जो भी स्क्रिप्टिंग यूज की गई है जिस भी वेब एप्लीकेशन के अंदर, मान लीजिए कि किसी वेब एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट कोड का यूज किया गया है। अब मान लीजिए उस स्क्रिप्ट के कोड के अंदर कोई बग रह गया हो, यानी कि उसे प्रॉपरली सैनिटाइज ना किया हो या फिर ऐसा कुछ ना किया हो, तो उसकी वजह से ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। यानी कि जो भी जावास्क्रिप्ट कोड है वो अगर वल्नरेबल होता है तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी अराइज हो सकती है। ये वल्नरेबिलिटी ज्यादातर इनपुट फील्ड्स में पाई जाती है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे यूजर अपने इनपुट को डाल सकता है, जैसे कि सर्च बार हो गया, कोई सब्सक्राइब बार हो गया, या फिर कोई कमेंट बॉक्स हो गया, या फिर कोई इंक्वायरी फॉर्म हो गया वगैरह, जैसी कोई इनपुट फील्ड्स होती है, वहां पे ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। अब अगर XSS का एग्जांपल समझे तो मान लीजिए आप कोई एक वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसमें कोई सर्च बार है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ऐसा कोई सर्च बार है जहाँ पे आप अपना कोई भी इनपुट डाल रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, तो नीचे जो भी वेब पेज है उसके अंदर पूरा सर्च रिजल्ट दिखाई देता है, जिसमें आपने जो इनपुट डाला है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जहां सर्च बार में आप अपना इनपुट डाल रहे हैं, वहां पे अगर प्रॉपरली इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं किया होगा, यानी कि अगर मैलिशियस स्क्रिप्ट वहां पे ब्लॉक नहीं की होगी, तो ये वल्नरेबिलिटी वहां पे अराइज हो सकती है और आप उसका फायदा उठा के इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है वो वल्नरेबल है भी या नहीं। सिर्फ हमने जो इनपुट डाला वो अगर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी है, ये हम बोल नहीं सकते। तो उसे हम कंफर्म करने के लिए या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तो उसके लिए जैसे ही हम इनपुट डाल रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे सर्च रिजल्ट नीचे आ रहा है जहाँ पे हमारा इनपुट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हमें सोर्स कोड में जाके चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली किस जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। उस हिसाब से हमें अपनी क्वेरी को बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि अपने पेलोड को उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ता है, और उस बैलेंसिंग करने के बाद वो जो जावास्क्रिप्ट, जो एक्चुअल इनपुट हमने डाला है, वहाँ की जो स्क्रिप्टिंग है वो खत्म होने के बाद हम हमारा स्क्रिप्ट टैग वाला पेलोड या फिर और कोई इमेज टैग वाला पेलोड या कोई भी पेलोड यूज करके इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं और इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। इस अटैक का बेसिक पेलोड है कि स्क्रिप्ट टैग ओपन, फिर अलर्ट फंक्शन, उसमें कोई भी हम जो भी अलर्ट मैसेज पॉपअप करवाना चाहते हैं, मान लीजिए हम पॉपअप करवाना चाहते हैं XSS, तो अलर्ट फंक्शन के अंदर XSS और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज। लेकिन इस पेलोड के आगे हमारी क्वेरी को बैलेंस करने के लिए हमें एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है ये देखना पड़ता है, और उस हिसाब से हमें हमारी क्वेरी को बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके हमारा XSS परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सब करने से, यानी कि क्लाइंट साइड अटैक करने से हमें एज अ अटैकर क्या मिल सकता है, यानी कि इस अटैक को परफॉर्म करके हम क्या गेन कर सकते हैं, क्या
फायदा अपना ले सकते हैं। तो इस अटैक को परफॉर्म करने से अटैकर जो है वो अपने टारगेटेड यूजर की कुकी सीधी अपने पास मंगवा सकता है, यानी कि जो भी कुकीज यूजर के ब्राउजर पे स्टोर हुई होती है, जिसमें कि यूजर का आईडी, पासवर्ड या फिर और भी डिटेल्स जो भी स्टोर की गई होती है, वो सारी डिटेल्स वो अपने पास मंगवा सकता है और उन डिटेल्स का यूज करके फिर फर्दर अटैक्स जैसे कि अकाउंट टेक ओवर हो गया, ऐसे अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि यूजर का सारा डेटा जो भी एज अ कुकी यूजर के ब्राउजर में स्टोर किया गया है, वो सारा डेटा अटैकर अपने पास मंगवा सकता है और उसे यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी कि एक्सएसएस क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ पे एक्सएसएस होता है और हम उसे कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एक्सएसएस के टाइप्स के बारे में। एक्सएसएस के बेसिकली 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस, दूसरा जो टाइप है वो स्टोर्ड एक्सएसएस या फिर उसे हम परसिस्टेंट एक्सएसएस भी कह सकते हैं, और तीसरा जो टाइप है वो डोम बेस्ड एक्सएसएस है। हालांकि इस वीडियो के अंदर हम इन टाइप्स के डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके टाइप्स के डिटेल के बारे में मैं आपको एक अलग सा वीडियो बना के दे दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इन टाइप्स के नाम के बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों हमने एक्सएसएस के बारे में सब कुछ जान लिया कि कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, ये सब जान लिया। आइए अब जानते हैं कि एक्सएसएस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की रेमेडिएशन में सबसे पहला रेमेडिएशन ये है कि हम यूज कर सकते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन, यानी कि जो भी इनपुट्स डाले जाते हैं यूजर के द्वारा कोई भी इनपुट फील्ड के अंदर, उसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते, आप कोई स्क्रिप्ट टैग है वो यूज नहीं कर सकते, आप दूसरे इमेज टैग है ऐसे टैग्स यूज नहीं कर सकते। यानी कि जो भी स्क्रिप्टिंग के कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स यूज होते हैं या फिर जो भी टैग्स यूज होते हैं, उन्हें हम ब्लॉक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इनपुट सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे इनपुट्स हम सैनिटाइज कर सकते हैं और इसे यूज करके हम एक्सएसएस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इनपुट सैनिटाइजेशन के बाद दूसरा मिटिगेशन ये है कि हम इनपुट एनकोडिंग यूज कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के एनकोडिंग्स आते हैं, UTF-8 एनकोडिंग हो गया या फिर URL एनकोडिंग हो गया, जिससे कि हम हमारे जो भी इनपुट है, जो भी यूजर हमारी एप्लीकेशन के अंदर इनपुट डाल रहा है, उन इनपुट्स को एनकोडेड वर्जन में कन्वर्ट करके फिर उसे अगर हम पास करते हैं, यानी कि उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे भी हम एक्सएसएस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा मिटिगेशन है एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए, वो ये है कि हम सिक्योरिटी हेडर्स जैसे कि XSS प्रोटेक्शन जैसा कोई सिक्योरिटी हेडर अपने रिस्पॉन्स के अंदर यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम XSS को यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को रोक सकते हैं। और अगर लास्ट में फोर्थ मिटिगेशन की अगर बात करें तो हम हमारे वेब एप्लीकेशन के आगे, यानी कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन सर्वर है उसके पहले हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को डिप्लॉय कर सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट रूल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारे वेब एप्लीकेशन पे आने वाले सारे एक्सएसएस अटैक को रोक सकते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के थ्रू। यानी कि अगर कोई मैलिशियस इनपुट आएगा हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि रिक्वेस्ट में अगर कोई मैलिशियस इनपुट कोई यूजर या फिर कोई अटैकर भेजता है, तो हमारा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ही वहां पे ब्लॉक कर देगा और रिक्वेस्ट को हमारी वेब एप्लीकेशन सर्वर तक आने नहीं देगा। तो इन सारे तरीकों से हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को रेमेडिएट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको एक्सएसएस यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में जान सके और उसके बारे में उन्हें ज़्यादा पता लग सके और इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके वो बग बाउंटीज कर सके या फिर एथिकल हैकिंग कर सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।